वहीं सिद्ध शावर के नीचे खामोश खड़ा था। बाहर जितनी खामोशी थी, अंदर का हाल शायद उससे भी बुरा था। वो कभी अपने सीने में धड़क रहे दिल को छूता तो कभी आंखें बंद कर किसी को तलाशता, खुद सिद्ध के दिलो दिमाग में जो कभी वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो जल्दी से शावर बंद कर बाहर रेडी हुए नित्या के साथ निकल जाता है। कुछ पलों में नित्या और सिद्ध एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। यह मिस्टर आदिराज महल जी का महल इंडस्ट्री थी। आज यहाँ मीडिया की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और साथ ही बड़े बड़े बिजनेस के साथ शहर के जाने माने हस्ती वहाँ आए हुए थे, क्योंकि आज वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था और मिस्टर आदिराज महल कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले थे, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। सब इस बात की खबर जानने वहाँ मौजूद होना चाहते थे। मीडिया भी इस चीज़ का लाइव कवरेज कर रही थी। मीडिया में एक बात फैली थी कि आज के इवेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट को मिस्टर महल ने पर्सनली इनवाइट किया है। जो कौन है, इस बात की चर्चा हर जगह हो रही थी। मीडिया वाला आने वाले हर गेस्ट से इस बारे में सवाल करते हुए वहाँ किसी को कोई आइडिया नहीं था। सिद्ध नित्या भी तैयार हुए वहाँ आए हुए थे। सिद्ध सामने का ये नज़ारा देख नित्या से कहता है, ये सब देख तो नहीं लग रहा है नित्या कि डील के पेपर्स आज साइन हो पाएंगे। यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा है। ये नित्या भी हामी भरे कहती है, हाँ अभी कुछ देर पहले ही अर्जेंट अनाउंसमेंट हुआ है कि मिस्टर आदिराज महल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसीलिए सब उसी का इंतज़ाम है। वैसे चाहे कुछ भी हो, हमने उन्हें बस 2 मिनट के लिए भी अपनी बात और कहे कन्विंस करना होगा और अपनी कंपनी और डैड का नाम क्लियर करना है, चाहे कुछ भी हो। ये सुन सिद्ध हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, वो तो ठीक है, पर देखकर लग रहा है सारा शहर यहाँ जमा हो गया है। लगता सब आए हैं, ऐसी क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। सिद्ध की निगाहें भीड़ में किसी को तलाश रही थी। नित्या उसकी बातों पे गौर किए कहती है, मुझे नहीं पता है भीड़ किस लिए है, पर चाहे कितनी भीड़ क्यों हो जाए, लेकिन चौहान इंडस्ट्री से यहाँ कोई नहीं आने वाला। ये सुन सिद्ध तपाक से पूछता है, वो क्यों भला। नित्या एक छोटी कुटिल मुस्कान लिए कहती है, क्योंकि आदिराज अंकल और चौहान में एक कोल्ड वॉर है, एक दूसरे के दुश्मन, बहुत पुराने वाले, और दुश्मनों को इनविटेशन नहीं दिया जाता। मैंने तो डैड से ये भी सुना है कि अंकल चौहान परिवार में से किसी को देखना तक पसंद नहीं करते, तो यहाँ उनकी मौजूदगी मतलब जस्ट लाइक मून एंड सन इन सेम स्काई, थॉट इम्पॉसिबल। नित्या खुद की बातें कह हंसने लगती हैं, क्योंकि उसे कहीं अपनी ही बात पे जो पूरा भरोसा था और चौहान परिवार की मौजूदगी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी। वो सिद्ध की तरफ देख हंसते हुए चलने का इशारा किए कहती हैं, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोल नित्या आगे बढ़ जाती हैं, तो वहीं सिद्ध नित्या की बात सुन कुछ निराश भाव लिए मन में कहता है, तो इसका मतलब वो नहीं आएंगी। फिर खुद में कुछ सोचते हुए नित्या की बातों को गौर किए एक टेढ़ी मुस्कान में उसे देख खुद से कहता है, जस्ट लाइक मून एंड सन इन सेम स्काई, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सिद्ध की भी नित्या के पीछे चल देता है। नित्या उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही सिद्ध का दिल जैसे किसी एहसानों में बहे जोरों से धड़कने लगा। उस एहसास को लिए सिद्ध के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसे समझ नहीं आया कि अचानक उससे हुआ क्या, लेकिन जो हुआ शायद उसे इसी का इंतज़ार था। नित्या को रुका देख उसे आगे चलने का कहती हैं कि उसकी नज़र सिद्ध के हाथ पे जाती है, जिसे देख वो फिक्र से उसकी तबीयत का पूछती ही है कि तभी पीछे से जोर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन एक पल को इग्नोर करती हुई सिद्ध से अपने सवाल जारी रखती हुई हॉर्न को दोबारा बजता है, जिसे सुन नित्या झल्लाते हुए पीछे देखती है। सामने ईस्टर्न माउंटिंग की लग्जरीज लिमिटेड एडिशन रेड कलर स्पोर्ट कार खड़ी थी। उस कार को देख तो नित्या बस 2 पल देखते रह गई। वो इतनी ज़्यादा क्लासी और खूबसूरत कार थी कि नित्या क्या वहाँ खड़े सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सिद्ध भी खामोशी से उस कार को देखता है। नित्या उस कार को देख खोए अंदाज में कहती है, वाओ व्हाट कार। नित्या इतनी खो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो उस कार के रास्ते में खड़ी थी। ये देखकर
उस कार का विंडो नीचे होता है। उस कार को और कोई नहीं अन्या होती है। अन्या को देख तो नित्या हैरान रह जाती है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही अन्या के बॉडीगार्ड वहां आते हुए नित्या को साइड कर देते हैं और अन्या के लिए भीड़ में रास्ता बनाते हैं। नित्या उसे देख हैरान परेशान हुए आश्चर्य से कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है। सिद्ध नित्या की बात सुन उसके पीछे उचकते हुए अंदाज वाले शब्दों में कहता है, पॉसिबल करने आई है। खड़ा हुआ अपने कंधे, शायद इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने आए हैं। ये सुन नित्या उसे घूरती है, पर सिद्ध को उसके अंदाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेपरवाही से आगे बढ़ जाता है जहां वो नित्या के पीछे चल रहा था। अब उसे 2 कदम आगे था। सिद्ध और नित्या भीड़ से चढ़े दरवाजे तक पहुंचते हैं कि उन्हें जाने से रोक वहां गार्ड्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सामने पे अन्या की कार रुकती है। जहां सबको दरवाजे पे अपनी कार छोड़ने की पड़ी थी, तो वही अन्या शान से मेन दरवाजे तक अपनी कार लिए आई थी। सब लोग उसे वहां देख हैरान रह गए थे। अन्या को देख मीडिया इस बात का इंटरव्यू करने मचलने लगी। सबकी निगाहें कैमरा अन्या की तरफ हो चली थी। जियान भीड़ को कंट्रोल करने का ऑर्डर देते हुए अन्या में कार के पास आता है और उस कार के लिए दरवाज़ा खोलता है। अन्या सबसे पहले अपनी एक पाँव बाहर निकालती है। आज अन्या ने लाइट पिच की बॉडीकोट स्कर्ट पहनी थी, जिसमें एक साइड से थाई स्पिल्ट थी। ऊपर ओवर नेक सेम कलर का टॉप फुल स्लीवलेस के साथ पहना हुआ था, जो उसके नाभि तक 1-1 इंच ऊपर थे। चेहरे पर वैसे मेकअप, बट होठों पर डार्क लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक उसके इस लुक को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड एंड अट्रैक्टिव बना रही थी। बालों को हाई पोनी में ट्राई किया था, जो उसे इस लुक में प्रोफेशनली के साथ एक अट्रैक्टिव भी बना रहा था। अन्या ने इस वक्त आंखों में ब्राउन कलर की शेड लगाई थी, जो उसके गोरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खिल रहा था। अन्या इस वक्त एक मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सारी निगाहें उसके इस लुक में खो सी चुकी थी। अन्या कार से निकल एक नज़र आसपास फेरती है। नित्या और सिद्ध को भी उसकी निगाहें छू गुजरती हैं, पर अन्या ने ऐसा शो नहीं किया। वो सीधा अपने इस बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक के साथ फॉर्मेस्पेट वॉक लिए अंदर चली जाती हैं। अन्या का वहाँ होना सबके लिए सवाल भी था, जिसका जवाब अब उन्हें इवेंट में ही पता चलना था। इसीलिए सब वहाँ से जल्द इवेंट की ओर बढ़ जाते हैं। इवेंट कंपनी के इसी बिग हॉल में होना था, जहाँ कुछ ही पलों में शहर की जानी मानी हस्तियों के साथ कंपनी के हेड मेंबर भी मौजूद होते हैं। वहाँ मीडिया के लिए भी अलग से एरिया था, जहाँ से वो पूरा इवेंट अच्छे से कवर कर सकते थे। पूरे हॉल में सिर्फ 2 सवाल गूंज रहे थे। पहला, आखिर मिस्टर अधिराज महल ने सबको अर्जेंट क्यों बुला लिया, और दूसरा, मिसेज अन्या रुद्र राय चौहान यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर उन्हें भी क्या इनविटेशन मिली है? पर यह पॉसिबल होना किसी को लग नहीं रहा था। पूरे हॉल में ये सवाल थे, पर अन्या उस हाल में अब तक नहीं थी। सिद्ध की भी निगाहें उससे ही तलाश कर रही थी। ये बात नित्या बखूबी नोटिस कर रही है। वो अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए सिद्ध को वहाँ बैठने को कहती हैं और साथ ही उसे एक जूस का गिलास पीने को देती हैं। लेकिन अब भी सिद्ध की निगाहें उसकी बातों की जगह कहीं और थी। तभी इवेंट शुरू होता है। कुछ कंपनी के प्रोजेक्ट और कुछ बेनिफिट सब्जेक्ट के बाद एक छोटा स्क्रीन प्ले होता है, जहां इस कंपनी के फाउंडेशन से लेकर अब तक की जानकारी होती है। कैसे ये कंपनी मिस्टर अधिराज महल के परिवार की थी, किसी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहाँ स्क्रीन प्ले ख़त्म होने के बाद वहाँ स्टेज पे मिस्टर अधिराज महल आते हैं। उम्र यूँ कहें कि 65, जो उसके चेहरे पर साफ झलक आई थी। वो अपने हाथों में माइक लिए थोड़े भावुक स्वर में बोलना शुरू करते हैं। थैंक यू, आप सब मेरे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ चले आए। सवाल आप सबके मन में ढेर सारे हैं, पर उसके जवाब आज मैं चंद शब्दों में देना चाहता हूँ। उम्र के इस पड़ाव में मैं अब थक चुका हूँ। ये कंपनी मेरे लिए मेरी औलाद के समान है, जिससे अब संभाल पाना इस बूढ़े आदमी के लिए मुश्किल है। ऐसे वक्त पर लोग अक्सर अपने आने वाली पीढ़ी को ये जिम्मेदारी देते हैं, पर अफसोस मेरी वो पीढ़ी
वो जिम्मेदारी लेने मेरे ही कर्मों की वजह से साथ नहीं है मेरे, जिसका दोषी सबसे ज़्यादा मैं हूँ। अगर मैं पैसे और परिवार की जगह परिवार को अहमियत देता, उन्हें उनका महत्व समझाता, तो शायद आज मुझे कदम नहीं उठाना पड़ता। इतना बोलते बोलते मिस्टर अधिराज महल अपने आंसू पोंछ एक प्राउड स्माइल के साथ कहना शुरू करते हैं, आज मैं अधिराज महल इस महल इंडस्ट्री की बागडोर एक नए काबिल हाथों को सौंपना चाहता हूँ, जिसकी काबिलियत आज किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। मिस्टर महल के अनाउंसमेंट करने की पूरे हॉल में कानाफूसी होने लगी। सब इस बात को सुन जितने हैरत में थे उतने ही क्यूरियस भी। मिस्टर महल अपनी बात जारी किए, अपना हाथ आगे किए कहते हैं, तो आज मैं सबको उससे ऑफिशियली मिलवाना चाहता हूँ, सो प्लीज़ वेलकम। इतना बोल लाइमलाइट मिस्टर के साथ साथ दरवाजे की तरफ चला जाता है और साथ ही सबकी बेसब्र निगाहें भी। और अचानक दरवाज़ा खुलता है। लाइमलाइट मिस्टर महल के साथ साथ दरवाजे की तरफ चला जाता है और साथ ही सबकी बेसब्र निगाहें भी। और अचानक दरवाज़ा खुलता है। प्लीज़ वेलकम मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। मिस्टर महल के अनाउंसमेंट करते ही अन्या अपने वही रोब के साथ हॉल में एक ज़बरदस्त एंट्री करती है। अन्या का नाम सुन जहां सब लोग उनमें से खुश थे तो वहां कुछ हैरान थे, तो वहीं इस सब नित्या की जो जैसे खून सूख चुका था और वो अपना मुंह खोले बस अन्या को देख रही थी। अन्या की वो चाल जैसे उसकी लाइफ में आने वाले बवंडर का एक साफ तौर पर इशारा जो था। अन्या अपने उसी अंदाज में मिस्टर महल के साथ स्टेज पर उनसे हाथ मिलाकर जा खड़ी होती हैं। सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सी गूंज उठती है। कुछ खुश से बजा रहे थे तो कुछ असमंजस में तो कुछ गुस्से में। इन सब के बीच सिद्ध के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे जिसे समझ पाना किसी आम इंसान के लिए मुश्किल थे। वही उसे समझ पाए जो उसके दिल के करीब था। सिद्ध भी सबके बीच तालियां बजा मन ही मन मुस्कुराकर कहता है, रियली मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान इज़ बिग ब्यूटीफुल। वहीं स्टेज पे मिस्टर महल अन्या को बहुत प्यार और अच्छे से ट्रीट करते हुए उसे एक बुके देते हुए उसका मान सबके बीच बढ़ाते हैं और फिर एक पेपर्स देते हैं जिस पे अन्या को साइन करना था, जिसके बाद वो महल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शेयर होल्डर के साथ वहाँ की मालकिन बन जाएगी। साथ ही चौहान इंडस्ट्री और महल इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन की बात थी, जहाँ महल इंडस्ट्री का प्रॉफिट चैरिटेबल फंड में जाएगा। अन्या और मिस्टर महल खुशी खुशी इस चीज़ को फाइनल करते हैं और अन्या के हाथ में सारी बागडोर देते हैं। मिस्टर महल अंत में माइक लिए अन्या को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए सामने बैठे दिग्विजय जी से कहते हैं, मिस्टर दिग्विजय राय चौहान, हमारी दुश्मनी बरसों की थी, लेकिन आज तुम्हारी बहू की काबिलियत और अच्छाइयों ने देखो सब मिटा दिया। मुझे इस बात की जलन हमेशा रहेगी कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पोते के कर्म बहुत अच्छे थे जो इस नायाब हीरे को तुम लोगों ने पाया। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं इस हीरे को तुम सबसे चुरा लेता। क्यों, सही कहा ना? इतना बोल वो हंसने लगते हैं। दिग्विजय जी भी हंसने लगते हैं। मिस्टर महल नीचे आकर दिग्विजय जी से गले मिलते हैं। दोनों अपनी दुश्मनी को एक दोस्ती का रूप देते हुए दोनों लोगों से मिलते हैं। इवेंट ख़त्म होता है और सब अन्या को बधाई देते हैं। अब अन्या का रुतबा और रौब जो सबके सामने बढ़ चुका था। चौहान इंडस्ट्री के साथ महल इंडस्ट्री की भी वो मालकिन बन चुकी थी। अब कोई भी उसके सामने और दुश्मनी जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वही नित्या जैसे बोखलाई में बैठी बस गुस्से में अन्या को घूर रही थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि अन्या ने कसम खा रखी थी कि उससे अब चैन से जीने नहीं देगी, जिस वजह से उससे अपने और अपने डैड के लिए मदद की उम्मीद थी। अब वहाँ की मालकिन खुद अन्या थी। ये सब सोच सोच कर नित्या के पसीने छूट रहे थे। ये देख सिद्ध उससे एक पानी की बोतल पास करते हुए कहता है, क्या हुआ नित्या? मून एंड सून इन सेम स्काई इस पॉसिबल? बात को पॉसिबल होते देख तुम्हें यकीन नहीं हो रहा?
क्या तुम ठीक हो? नित्या गुस्से में टेबल क्लॉथ को जकड़ते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे इस औरत से नफरत सी हो रही है। ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर हमारी लाइफ को तबाह कर रही है। हम सबकी इंटरफेयर करना चाहती हैं। ये सुन सिद्ध सीरियसली अंदाज में उसकी आंखों में देख कहता है, क्यों? वो जानबूझ के क्यों करेगी? क्या तुमने इसकी ऐसी चीज़ चुराई है जिसके लिए वो ऐसा करे? सिद्ध की बात सुन एक पल को नित्या के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। फिर जल्दी से अपने सूखे गले के घूंट लिए अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मुझे दूसरों की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सब छोड़ो, अब चलो यहाँ। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना बोल उठते हुए सिद्ध की तरफ देखती हैं तो वो बार बार अपना सिर पकड़ झटक रहा था। यह देख नित्या फिक्र से पूछती है, क्या हुआ सिद्ध? तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? सिद्ध मुश्किल से हाँ में सिर हिलाता है, पर नित्या समझ जाती है कि वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो जल्दी से अपने बैग से मेडिसिन की एक डोज निकाल साइड की ओर बढ़ाए कहती है, ये लो, ये दवा ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। इतना बोल सिद्ध के हाथों में दवा और पानी देती हैं कि तभी सिद्ध के हाथों से वह दवा छूटकर नीचे गिर जाता है। ये देख नित्या थोड़ी परेशान सी कहती हैं, ओहो सिद्ध, क्या किया तुमने? दवा गिरा दी, रुको मैं ढूंढती हूँ। इतना बोल नित्या नीचे बैठ जल्दी से उस दवा को खोजने लगी कि तभी उसके हाथों के पास एक कदम जा रुकते हैं। नित्या उस कदमों को देख जैसे ही अपनी निगाहें ऊपर करती है तो सामने अन्या उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। नित्या अन्या को देख जल्दी से खड़े होती हैं कि अन्या उसे एक तंज भरे लहजे में कहती हैं, क्या बात है बेदी इंडस्ट्री के, क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं? क्यों ने आसमान से सीधा ज़मीन पर आना पड़ा? अन्या की बात सुन नित्या तो गुस्से से भर जाती है। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए अन्या को गुस्से से देख अपनी एक उंगली दिखाकर कहती हैं, यू। वो इतना ही बोलते हैं कि अन्या अपने एक कदम आगे लेती हैं। ऐसे अचानक बढ़ने पर नित्या कुछ सकपका सी जाती हैं। अन्या अपनी एक उंगली से उसकी उंगली को साइड किए कहती है, मिस नित्या, आई नाउ तुम्हारे पास बहुत टाइम है ये यू वाव यू को करने का, बट यू नाउ मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है तुमसे बहस करने का। तुमने देखा नहीं कितनी सारी जिम्मेदारियां मुझे में आ गई हैं। अब तो मुझसे तुम्हें टकराने का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इतना बोल अन्या उसे एक साइड लुक दिए आगे बढ़ने लगती हैं कि नित्या अपने हाथ आगे कर उसे रोकते हुए कहती हैं, मिसेस चौहान, आई डोंट थिंक कि अब हमारा सामना होगा कभी, तो आप अपने अपॉइंटमेंट अपने पास रखिए। मुझे पता है आप ये सब मेरे हस्बैंड के करीब आने के लिए कर रही हैं, यूँ बार बार हमारे रास्ते में आके नित्या उसके आगे कुछ कहती कि अन्या सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं, मिस नित्या बेदी, किसी के रास्ते में आना मेरी ज़रूरत और मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे रास्ते में आए तो बात अलग है। वैसे लगता है तुमने उस दिन की बात पे गौर नहीं किया, इसलिए बार बार एक बात दोहरा रही हो। अन्या की बात सुन नित्या के कानों में अन्या की बातें गूंजती हैं। इस बात का खास कर यकीन रखना, अन्या रुद्रराय चौहान अपनी चीज़ किसी को देती है और दूसरों की चीज़ लेती नहीं। ये याद कर नित्या की आंखों में कुछ घबराहट सी छाने लगी। अन्या उसे यूँ देख एक टेढ़ी मुस्कान लिए वहाँ से निकल जाती हैं। जियान और जैन भी अन्या के पीछे इस हॉल से निकल जाते हैं। नित्या बस अन्या को ताकते रह जाती हैं। इस माहौल में भी उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह अब अन्या वो देख रही थी अब उसे डर लगने लगा था। वहीं हॉल से कुछ दूर जाते हुए अन्या आगे चल रही थी तो वहीं जियान और जैन उसके पीछे थे। जियान अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है तो अन्या चलते हुए रुक अपने पाँव को हल्का सा पीछे उठा देती हैं। जियान नीचे बैठ अपने रुमाल से अन्या के सैंडल में चिपके किसी चीज़ को ध्यान से निकालता है और जल्दी से उसे एक पैकेट में रख देता है। ये कुछ और नहीं बल्कि वो दवा था जो नित्या सिद्ध को देने वाली थी और वो किसी के धक्का लगाने की वजह से गिर गया था। अन्या वापस से आगे चलते हुए जियान से कहती हैं, जियान, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट के साथ पूरी डिटेल चाहिए। ये सुन जियान हामी भरे कहता है, हो जाएगा बॉस, डोंट वरी। इतना बोल वो लोग बाहर आते हैं।
और जियान अन्य के लिए उसकी कार का डोर खोलता है। वहीं इस बात की पूरे शहर के साथ साथ मिस्टर बेदी तक पहुंच चुका था। एक दिन में, एक पल में उसकी सारी जीत हार में बदल गई, वो भी ऐसे जो उन्हें बैठे बैठे तबाह कर रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या, कि जीत उसकी हार बन गई। जिस जीत को गुमान कर रहे थे, अब उन्हें वो जीत भी अभिशाप से लगने लगी थी। अन्या में उन्हें पूरी तरह से जो जकड़ा हुआ था, उन्होंने हर तिगड़म लगा लिया था, पर जीत के असर उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मालविका जी दौड़ते हुए कमरे में आती हैं और मिस्टर बेदी को देख परेशान निगाहों से कहती हैं, बेदी साहब, वो नित्या। नित्या का नाम सुन मिस्टर और परेशान हुए पूछते हैं, क्या हुआ नित्या को, वो ठीक है? मालविका जी उन्हें चलने का कहते हुए कहती हैं, आप चलिए मेरे साथ। वो सब छोड़ अचानक ही वापस जाने की बात कह रही हैं। ये सुन तो मिस्टर बेदी परेशान से हो जाते हैं। वो जल्दी से नित्या के कमरे में जाते हैं जहां नित्या हड़बड़ाहट में पैकिंग कर रही थी। ये देख मिस्टर बेदी उसका हाथ पकड़ थोड़े गुस्से में कहती हैं, नित्या, ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो इस वक्त? नित्या खुद को छुड़ाते हुए कहती हैं, डैड छोड़िए मुझे जाने दे, मैं वापस जा रही हूँ। आपकी इस जीत को और हार के जंग में हार मेरी ही होगी। मैं सिद्ध को लिए वापस जा रही हूँ, जहाँ इस बात का डर ना हो कि सिद्ध मुझे दूर जाए। ये सुन मिस्टर बेदी गुस्से में भरे कहते हैं, नित्या, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, सिद्ध तुम्हारा ही रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। हमने जो डिसाइड किया है वही होगा, और अभी तुम अपने पिता को इस हालत में छोड़ कैसे जा सकती हो? नित्या झल्लाते हुए अपने पिता का हाथ झटक कर कहती हैं, जा सकती हूँ डैड, बिल्कुल जा सकती हूँ, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा सब कुछ चला जाएगा। आपने उसकी आंखें नहीं देखी, उसकी बातों का मतलब नहीं समझा। जब वो रातों रात इतना कुछ कर सकती हैं, तो इस बात का एहसास आने में उसे जरा भी देर नहीं लगेगा, और जिस दिन उसे इस बात की खबर होगी, वो सब कुछ छीन लेगी मुझसे। फिर हम क्या करेंगे डैड, फिर हम क्या करें? इतना बोल वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ये देख मिस्टर बेदी का दिल पसीज सा गया। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उस डॉक्टर अवस्थी से बात करता हूँ, कुछ नहीं होगा। इस बात की खबर उसे कभी नहीं लगेगी, तुम चिंता मत करो। अभी जैसा चल रहा है चलने दो। तुम और सिद्ध अभी कहीं नहीं जा सकते। मिस्टर बेदी अपने बेटे को शांत करते हैं और उसे सुलाकर बाहर आ जाते हैं। अन्या ने उन्हें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा किया था कि अब सहारा भी अब उन्हें अन्या से ही मिल सकता था, जिसके लिए उन्हें सिद्ध का इस्तेमाल अब करना ही पड़ेगा। उन्हें उससे खुद अन्या के करीब भेजना होगा, और शायद यही अन्या भी चाहती थी। वहीं अगली सुबह का वक्त, नित्या पागलों की तरह सिद्ध को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। ये देख अन्या की बातों को बार बार सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें फ़ोन भी लगाया, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। सुबह से कोई खबर नहीं था और ना ही कोई खबर हो रही थी। नौकरों, घर वालों, किसी को सिद्ध की कोई खबर जो नहीं थी। उसके दिमाग में अब एक बात चल रहा था कि आखिर सिद्ध गया तो गया कहाँ? रुद्रांश का स्कूल। रुद्रांश के स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे बच्चे एक एक कर बाहर आ रहे थे। रुद्रांश भी अपने नन्हे नन्हे कंधे पर एक छोटा सा बैग कैरी किए बाहर आ रहा था। अन्या के वादे और साथ ही रुद्रांश को समझाने पर रुद्रांश समझ तो गया था, लेकिन उसके इस मासूम मन में एक उदासी सी रह गई थी। कहीं ना कहीं नित्या की बातें उसे अब तक उदास कर जाती थी। आज वैसा ही दिन था। स्कूल में उसके सारे दोस्त पिछली छुट्टियों में अपने डैड के साथ जितनी मस्ती करके आए थे, वो सब एक एक करके रुद्रांश ने भी सुनी थी, जिससे वो आज बहुत उदास था। रुद्रांश उदासी से अपना सिर झुकाए गेट तक आता है और सारा और रॉक्सी को ढूंढने के लिए जैसे ही अपना सिर उठाता है कि अचानक ही सामने देख उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, और साथ ही होठों पे एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है, क्योंकि सामने सिद्ध अपने हाथ में रुद्रांश के लिए एक गिफ्ट बॉक्स लिए उसे देख मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला रहा था। सिद्ध को वहाँ देख अंश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी से कहता है, डैडी। कहते हुए वो जैसे ही भागता है कि अचानक ही नित्या की बातें
दोबारा उसके मन को छू जाती हैं और उसके सिद्ध की ओर बढ़ते हुए कदम रुक से जाते हैं। वो एक नज़र सिद्ध को देख अपना सिर वापस से झुका लेता है। ये देख सिद्ध को बड़ा अजीब लगता है। आखिर एक पल उससे क्या हो गया। रुद्रांश का यूँ उदास लटका हुआ चेहरा सिद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो खुद भी अपने कदम रुद्रांश की ओर बढ़ाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ बड़े प्यार से उसके छोटे से गालों को सहलाते हुए उसका चेहरा थाम उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, जूनियर चौहान क्या हुआ आपको? सिद्ध के सवाल पर रुद्रांश कोई जवाब नहीं देता, बस अपना मुंह फेर लेता है। ये देख सिद्ध उसके चेहरे की ओर झुक कर देखते हुए पूछता है, व्हाट हैपन? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? रुद्रांश ये सुन झट से एक बड़ी सी ना में सिर हिलाता है। ये सुन सिद्ध सोचते हुए पूछता है, क्या मैंने कोई बिग मिस्टेक किया है? ये सुन रुद्रांश दोबारा अपना सिर ना में हिलाता है। ये देख सिद्ध रुद्रांश के बाजू को पकड़ थोड़े कंफ्यूज सा परेशान हुए पूछता है, तो क्या बात है? मेरे फ्रेंड ने मुझे देखा भी नहीं, मुझसे मिला भी नहीं और मुझे बातें भी नहीं कर रहे हो और उदास भी लग रहे हो। क्या बात है? क्या स्कूल में किसी ने आपको डांटा? सिद्ध की बात सुन रुद्रांश अपने ही छोटे एटीट्यूड में एक पाउट के साथ कहता है, रुद्र राय चौहान को डांटे? रुद्रांश इज़ गुड बॉय। किसी की हिम्मत है जो कोई रुद्रांश को डांटे? इतना बोल रुद्रांश अपने कॉलर को उठाता है। ये देख सिद्ध उसके अंदाज से इम्प्रेस हुए अपना सिर हाँ में हिला हल्का मुस्कुराते हुए उसके गालों को छूकर कहता है, ओह माय गुड बॉय, ये तो मुझे अच्छा पता है, ये तो मुझे भी पता है, बट आप ये बताओ, आप मुझे देख पहले से हैप्पी क्यों नहीं हुए? मुझे बातें भी नहीं कर रहे? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? आपने उस पूजा वाले दिन भी मुझसे बात नहीं की? सिद्ध की बातें सुन रुद्रांश को नित्य की बात याद आने लगती है। वो पहले कुछ सोचता है, फिर झट से अपनी एक उंगली दिखाते हुए क्यूटली कहता है, ओनली वन क्वेश्चन पूछो। ये सुन सिद्ध उसके बालों में हाथ फेर कहता है, हाँ हाँ पूछो। सिद्ध रुद्रांश सिद्ध की आंखों में देख बड़े मासूमियत से पूछता है, रुद्रांश इज ए गुड बॉय ना? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये सुन सिद्ध तो एक नज़र रुद्रांश को ताकते रह जाता है, फिर बड़े प्यार से उसके गालों को छूकर कहता है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा? मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत से भी ज़्यादा। ये सुन रुद्रांश झट से खुश हुए कहता है, सच्ची? उससे गंदी आंटी से भी ज़्यादा? रुद्रांश की बातें सुन सिद्ध उचकते हुए पूछता है, गंदी आंटी? कौन गंदी आंटी? सिद्ध के सवाल पर रुद्रांश धीरे से अपना जीभ काटता हुआ मन में कहता है, ओ सिट, डैडी से मैंने ये क्या कह दिया? सिद्ध रुद्रांश से पूछे गए सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि रुद्रांश ने जल्दी से अपनी क्यूटनेस का जादू चलाए सिद्ध के गालों को थाम कहता है, कुछ नहीं, पहले रुद्रांश से प्रॉमिस करो, अपना हाथ आगे किए, कि अब आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रुद्रांश की बात सुन सिद्ध झटके से उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, प्रॉमिस बेटा, मैं आपको छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ये सुन रुद्रांश भी कसकर सिद्ध को हक कर लेता है, फिर उसके साथ मस्ती करने लगता है। रुद्रांश काफ़ी दिनों के बाद खुशी से खिलखिला रहा था। सिद्ध को भी रुद्रांश के खिलखिलाहट की आहट दिल में सुकून बटोर रहा था। वो भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। शायद इसे ही कहते हैं कि रिश्तों को यादों की ज़रूरत नहीं, दिल से बने रिश्ते उन्हें भीड़ में भी पहचान लेता है और खून से बने रिश्ते हर मोड़ पे अपने करीब खींच लेता है। और ये रिश्ता तो दोनों जज्बातों के मेल का था, जहाँ शब्दों के मोल से ज़्यादा अहमियत जज्बातों के संगम का था। रुद्रांश के दिल की उदासी कहीं न कहीं सिद्ध के तक पहुंची चुकी थी। इस बाप बेटे के बने प्यारे मोमेंट को कुछ दूर खड़ी अन्या भी देख रही थी। आज उसकी आंखों में आंसू, पर शायद एक गम के तो दूसरे खुशी के थे। वो इन्हें देख एक दर्द और खुशी की आह लिए बहुत तड़प भरी आवाज़ में कहती हैं, रुद्र। उस शब्दों में अन्या के सामने वो पल की सच्चाई याद आती है जिसके शायद उसने सपने देखे थे।
उस शब्दों में अन्य के सामने वो पल की सच्चाई याद आती है जिसके शायद उसने सपने देखे थे। फ्लैशबैक। पिछली रात का वक्त। नित्या का हाल ऐसा देख मिस्टर बेदी बहुत परेशान हो चुके थे। साथ ही अपनी कंपनी, अपनी इज्जत को यूं गिरते देख जैसे वो अभी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो अपनी परेशानी के तहत अपने लॉकर से एक नया फ़ोन निकाले बालकनी में आते हैं और उससे ऑन कर एक नंबर डायल करते हैं। फ़ोन की दूसरी तरफ की 2-3 घंटी में ही कॉल दूसरे साइड से उठ जाता है और उधर से थोड़ी नर्म सी आवाज़ आती है। क्या बात है राजवेंद्र, बड़े दिनों के बाद कॉल किया, कोई ख़ास वजह? राजवेंद्र जी उस आवाज़ को सुन एक ठंडी आह भरे कहते हैं, हाँ यार अवस्थी, आज बहुत परेशान हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ डॉक्टर महेश अवस्थी थे, जो कि मिस्टर बेदी के बहुत पुराने साथी और जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मिस्टर अवस्थी इस वक्त अपने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े थे। आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए फ़ोन उठा लिया था। डॉक्टर अवस्थी परेशान निःशब्द सुन उचकते हुए कहते हैं, परेशान? क्या हुआ राजवेंद्र? दवा अपना काम कर रही है ना? क्या दवा में कोई दिक्कत हो रही है? ये सुन मिस्टर बेदी गहरी सांस लिए कहते हैं, हाँ यार, दवा अब तक तो सही चल रही है, बट मैं पूछना चाहता था कि क्या कभी कोई चांस है इस दवा के बावजूद पुरानी बातें याद आने का? क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है? ये सुन डॉक्टर अवस्थी के कदम रुक से जाते हैं और वो वहीं खड़े 2 पल सोचने लगते हैं। फिर सोचते हुए खामोशी से जवाब देते हैं, यार मैं तुम्हें शब्दों में क्या बताऊं? टेक्निकली ये अभी पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन ये पेशेंट के मेंटल विल पे भी डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। तुझे पता है ना उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसे तो हमारे शब्दों पे भी महीनों बाद थोड़ा यकीन हुआ था, और ऐसी सिचुएशन में जिससे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अवस्थी का ऐसा एक्सप्रेशन सुन उसका जैसा सिर घूम जाता है। इतने मकसद और मेहनत के इंतज़ाम के बाद हार का मुंह देखना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो थोड़े सख्त और बेचैन लहजे में कहते हैं, देख अवस्थी, मुश्किल को आसान करना तुम्हारा काम है। कुछ भी कर, बट पॉसिबल नहीं होना चाहिए ये कभी। मैंने नित्या से वादा किया है और अभी तक तो मैंने कुछ हासिल नहीं किया। तुम दूसरी दवा दो या इसका डोज बढ़ाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं इस वक्त एक और हार अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टर बेदी की बात सुन डॉक्टर अवस्थी आश्चर्य से थोड़े तेज़ आवाज़ में कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या? डॉक्टर अवस्थी अपनी ही आवाज़ सुन थोड़े शौक में हो गए और जल्दी से आसपास नज़रें फेरते हैं। उन्हें इस वक्त कोई दिखाई नहीं देता। अपने साथ कॉरिडोर में तो वो एक छोटी सी चैन की सांस भरे जल्दी से अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए थोड़े धीमे स्वर में अब कुछ परेशान हुए कहते हैं, यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किल से हमने इतने स्ट्रॉन्ग डोज इलीगल तरीके से बनवाया है। अगर ये किसी की नज़र में आ गया तो मेरा करियर तो तबाह हो जाएगा और साथ ही पेशेंट की जान पे भी बन सकती है। मैंने तुझसे ये सारी बातें पहले ही कही थी। डॉक्टर अवस्थी अपने केबिन के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, इसीलिए वो जल्दी से एक नज़र आसपास देख वो अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। केबिन में अंधेरा था, इसीलिए वो स्विच ऑन करते हुए जल्दबाजी में थोड़े घबराए हुए थोड़े तेज़ स्वर में कहते हैं, ऊपर से जिस इंसान पे हमने ये सब किया वो कोई छोटी पहचान नहीं है। तुम्हें पता है अगर उसमें से किसी को ये भनक लग गई तो सबसे पहले मेरी जान जाएगी, क्योंकि सिद्ध कोई और नहीं बल्कि रुर। इतना बोलते हुए डॉक्टर की नज़र अपने सामने बैठे शख्स पे पड़ती है तो जैसे उसके ही शब्द उसके गले में अटक से जाते हैं। आंखों में हैरानी और डर दोनों की बवंडर लिए वो अपने सामने बैठे शख्स को देख जम से गए थे। न होठों पे कोई शब्द कहने की हिम्मत थी, ना दिमाग को कुछ सोचने की थी, तो बस दिल से रूह तक की कपकपाहट और माथे पे पसीने की रूप में दिखने की चंद बूंदें, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अन्या
विजिटिंग चेयर पर शान से बैठी उसी की नेम प्लेट के साथ लाइटर को जलाकर खेल रही थी। अन्या को देख तो मिस्टर अवस्थी सब भूल चुके थे कि वो इस वक्त मिस्टर बेदी से बातें कर रहे थे। उनकी तो फ़ोन काटने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ कहना तो दूर की बात है। मिस्टर बेदी इन सारी बातों से बेखबर डॉक्टर अवस्थी की बातें सुन कहते हैं, अवस्थी क्या कर रहा है? मैंने नाम लेने से भी मना किया था। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, ये बात याद रखना। और तुम बाकी सबकी टेंशन मत लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता भी चला तो उससे तुझ तक पहुंचने में शायद सालों लग जाए। ऊपर से मैंने इसीलिए तुझे आउट ऑफ आउटरीच सिर्फ कर दिया था। और डर किस बात का? कभी तेरी खबर नहीं लगेगी उन सबको। तुम चिंता मत करो, तुम बस इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो। ऐसी दवा तैयार करो जिसके बाद ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाए। तुम सुन रहे हो ना अवस्थी? हेलो अवस्थी, हेलो। मिस्टर राजवेंद्र बेदी अपनी बात कह तो रहे थे, बट अब डॉक्टर अवस्थी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। अन्या को देख उनकी रूह तक कांप रही थी। वो बखूबी अन्या को जानते जो थे। वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा जियान डॉक्टर अवस्थी के हाव भाव देख उसके हाथों से फ़ोन छीन उसे खुद ही कट कर देता है और डॉक्टर अवस्थी को आगे की ओर थोड़ा धक्का देता है, जिससे डॉक्टर अवस्थी लड़खड़ाते हुए अन्या के बगल में टेबल से टकरा जाते हैं। ये देख अन्या एक झटके में लाइटर लिए मिस्टर अवस्थी के चेहरे के करीब ले जाते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, हेलो डॉक्टर। इस छोटी सी लो की आग को अपनी आंखों के सामने देख मिस्टर अवस्थी की तो जैसे हवा टाइट हो जाती है और आग के पूछे अन्या का चेहरा उसके लिए सकासक यमराज के दर्शन जैसे थे। ये सब देख वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ठीक से खड़े होते हैं और खुद के डर को संभालते हुए गहरी सांस लिए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए अपना पसीना पोंछते हुए अपनी आंखें खोल देखते हैं तो अन्या अब तक उन्हें वैसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। ये देख डॉक्टर अवस्थी खुद रिलैक्स दिखाई कहते हैं, हेलो मिसेस चौहान, आप यहाँ? अन्या उसकी हाव भाव बखूबी नोटिस कर रही थी, पर वो अपना अंदाज ना बदले अपनी मुस्कान लिए कहती हैं, यस डॉक्टर अवस्थी, आई एम हेयर टू मीट वंडरफुल एक्सट्रीम टैलेंटेड न्यूरोलॉजिस्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू वेरी लॉन्ग सो। अन्य अपनी बात कहे उन्हें उनकी चेयर की तरफ बैठने का इशारा किए कहती हैं, सो कम सिट, अभी तो बहुत कुछ मुझे डिस्कस करना है आपसे। अन्या की बात सुन डॉक्टर अवस्थी सकपकाया कहते हैं, मुझसे? अन्या हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। ये देख डॉक्टर अवस्थी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने डर का घूंट पिए एक नज़र को देखते हैं जहाँ जियान खड़ा उन्हें ही घूर रहा था। जियान की नज़रें भी उन्हें इस वक्त डराने के लिए काफ़ी थी। अन्या के दोबारा कहने पर धीमे कदमों से खुद के डर को कंट्रोल करते हुए अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और अन्या को देख लड़खड़ाते हुए थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मिसेस चौहान, आप यहाँ? आई मीन आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से क्या काम पड़ गया है? आपको कोई तकलीफ़ है? तकलीफ़ शब्द सुन अन्या अपने हाथों को अपने सामने टेबल पर रख उस लाइटर से खेलते हुए सोचने वाले अंदाज में कहती है, तकलीफ़? यस डॉक्टर, तकलीफ़ तो है और बहुत बड़ी तकलीफ़ है मुझे। एक्चुअली मैं सीधे अपने पॉइंट पे आती हूँ। कुछ साल पहले मैंने अपने हस्बैंड को एक ब्लास्टर में खो दिया था और मैंने मान भी लिया था कि वो मुझे छोड़कर चले गए, बट नाउ थिंग गेट चेंज। माई हस्बैंड कम बैक इन लाइफ बट ही नॉट रिमेंबर की मी, यू नाउ रीज़न बाई। ये सुन डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए जल्दबाजी में अपना सिर नामे हिलाते हुए कहते हैं, आई डू नॉट नाउ मिसिस चौहान, वाट आर यू टॉकिंग अबाउट। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इस फील्ड का कोई आइडिया नहीं है। आप फिजियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, ही गिव यू प्रॉपर सजेशन। अन्या उसकी बातों में घबराहट और माथे का पसीना देख मुस्कुरा रही थी। वो अपनी निगाहों में अपनी निगाहें डाल
हंसकर कहते हैं डॉक्टर अवस्थी, फिजियोलॉजिस्ट तो सिर्फ इमोशन और मेंटल इश्यू को हैंडल कर सकता है, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट तो दिमाग के साथ खेल सकता है, जिसमें तो आप माहिर हैं। ये सुन डॉक्टर अवस्थी तपाक से कहते हैं, मिसेस चौहान आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अन्या अपनी बात में गंभीरता लिए उसकी तरफ तीखी नज़रों से देख अपना हाथ बढ़ाती है तो जियान वही दवा का पैकेट अन्या के हाथों में देता है। अन्या वो दवा डॉक्टर अवस्थी के सामने रख कहती हैं, बताओ। बातों और बहानों का वक्त और पेंस नहीं है मेरे पास। मुझे अब सच्चाई जाननी है, इस दवा का सच, आपके और मिस्टर बेदी के बीच का सच, सिद्ध और मेरे रुद्र का सच, 3 साल पहले क्या हुआ था उसका सच। सच चाहिए मुझे, वरना आज एक और आग लगेगी जिसमें कल की हेडलाइन बनने फॉर गॉड विनिंग टॉप न्यूरोलॉजिस्ट की जान जाएगी। एंड डोंट वरी, मैं ऐसी पॉसिबिलिटी आने नहीं दूंगी कि आपको ऐसी दवा की ज़रूरत पड़े। इतना बोल अन्या उसके सामने उस लाइटर को जला देती हैं। अन्या की बातें, उसका अंदाज़ा तो डॉक्टर अवस्थी की जान निकाल रहा था, बट वो इतनी जल्दी से वो सारी बातें उगलने के इरादे में नहीं थे। इसीलिए वह घबराहट में अपनी जगह से उठते हुए कहते हैं, मिसेस चौहान आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किस सच की बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मैं इस दवा को नहीं जानता। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ये सुन अन्या उसकी बातों को अपनी एक फीकी हंसी में उड़ाते हुए कहती हैं, गलत फहमी? बट अफसोस मैंने उसमें जीना छोड़ दिया है। आपके पास सोचने का सिर्फ 5 सेकंड है डॉक्टर अवस्थी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। ये सुन डॉक्टर अवस्थी कुछ रिएक्ट कर पाते कि अन्या की वक्त की सुई बहुत तेज़ी से चलने लगती है। 1। डॉक्टर अवस्थी बहुत हड़बड़ाहट में ना में सिर हिलाते हैं तो अन्या आगे कहती हैं, 2। वक्त का ऐसा पहिया इतने गुजरता है कि डॉक्टर अवस्थी के समझ पाने से पहले ही अन्या के होठों से आखिरी वक्त का पहिया निकल जाता है और अन्या एक झटके में उस लाइटर को डेस्क पर गिरा देती हैं। अन्या के ऐसे करते ही पल भर में आग पलक झपकते हुए चारों तरफ फैलने लगती हैं। मिस्टर अवस्थी तो देखते रह जाते हैं। चारों तरफ आग ही आग भर जाती हैं। डॉक्टर अवस्थी उस आग से खुद बचने की कोशिश किए आसपास देख डर गए थे। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागते हैं तो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है, खिड़कियां भी बंद होती हैं और आग चारों तरफ फैलने लगती है। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आग का धुआं भी बढ़ने लगा था। चारों तरफ आग देख वो डर जाते हैं। मदद की गुहार भी उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं था। अपनी सांसों के लिए तड़पते हुए अन्या की तरफ देखते हैं, जो अभी भी काफ़ी आराम से उन्हें यूँ फड़फड़ाता देख शांति से देख रही थी। और वहीं जियान के भी आंखों का डर का कोई नाम नहीं था। वो भी चुपचाप उस आग को ही खड़े था जैसे वहाँ आग लगी ही ना हो। ये देख डॉक्टर अवस्थी समझ चुके थे कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय अन्या के। इसीलिए वो जल्दी से अन्या के पैरों पर गिरकर मदद की गुहार लगाए कहते हैं, मेरी जान बचाइए, मैं मर जाऊंगा। मिसेस चौहान मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा इस आग में, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। अन्या उसकी तरफ देख अफसोस से उसके कंधे उचकाते हुए कहती हैं, वाई डू आई डॉक्टर अवस्थी, मुझे गलत फहमी होती है ना, मैं अब आपकी मदद क्यों करूं? और वैसे भी जब कल आपके ऊपर इलीगल दवाओं के मेडिकल चार्जेस लगेंगे तो आपको लगेगा इस आग में क्यों नहीं आसानी से मर गया मैं, जीना तो दुश्वार होना ही है। इतना बोलते हुए अन्या डॉक्टर अवस्थी को एक डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जिसमें उसके इस काले कारनामे के नोटिस था। डॉक्टर अवस्थी का तो ये सब देख हवा टाइट हो गया। वो बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का। तभी उसके टेबल से एक फाइल जलते हुए उसके ऊपर गिरती है। ये देख डॉक्टर अवस्थी हड़बड़ाते हुए खुद को झटकते हुए अन्या को देख रोते हुए उसके पैरों में गिरते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं अन्या उसकी तरफ गुस्से में गरजती हुई कहती है, मैं नहीं सुनना, मुझे सच जानना है, सच क्या है। डॉक्टर अवस्थी अन्या की बात सुन डर जाते हैं और घुटनों के बल अपने कदम पीछे किए अपना हाथ जोड़ कहते हैं,
सच्चाई मुझे ठीक से नहीं पता। अन्या गुस्से में देख कहती है, झूठ। डॉक्टर अवस्थी अपने गले में हाथ रख कसम खाए कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मिस्टर अवस्थी की सांस आग के धुएं से फूलने लगी थी, इसीलिए उनकी आवाज़ थमने से लगी थी। अन्या बेचैन हुए पूछती है, राजवेंद्र अपने किसी काम के लिए सिद्ध का इस्तेमाल करना चाहता था? और अन्या, और क्या? डॉक्टर अवस्थी अपनी सांसों को लिए मकसद के बड़े मुश्किल से कहता है, और सिद्ध ही रुद्र राय चौहान है। डॉक्टर अवस्थी के मुंह से इस खुलासे का सुन तो अन्या का दिल थम सा जाता है। डॉक्टर अवस्थी अपनी सांसों को लिए मशक्कत के बड़े मुश्किल से कहता है, और सिद्ध ही रुद्र राय चौहान है। डॉक्टर अवस्थी के मुंह से इस खुलासे का सुन तो अन्या का दिल जैसे थम सा जाता है। वो जैसे अंदर से कांप सी जाती है। जिस बात का यकीन उसका दिल उसे हर वक्त दिला रहा था और दिमाग उस बात और हालातों को समझ झूलने को कह रहा था, इस दिल और दिमाग की जंग में अब उसकी जीत हुई। वो एहसास झूठे नहीं थे जिससे अन्या ने हर पल महसूस किया था। उसका दिल उसके रुद्र को पहचानने में नहीं चूका। ये सोच अन्या की आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी डॉक्टर अवस्थी की आवाज़ से उसका ध्यान उसकी ओर जाता है। डॉक्टर अवस्थी की हालत इस वक्त काफ़ी बुरी हो चुकी थी। आग की लपटों के बीच खुद को पाकर वो जैसे अपनी ज़िंदगी की भीख अन्या के कदमों में गिरकर मांग रहे थे। अन्या ये सुन उनका कॉलर पकड़ थोड़ा उन्हें उठाते हुए आंखों में आंसू बने आग लिए गुस्से से उससे देख कड़क लहजे में कहती हैं, तुमने क्या कहा? मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। क्या क्या तुम लोगों ने मेरे रुद्र के साथ? बोलो। अन्या के चिल्लाने पर डॉक्टर अवस्थी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो अपना हाथ जोड़ घबराहट में कांपते हुए बड़े मुश्किल से कहते हैं, मिसिस, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सच्ची कुछ नहीं पता। सारा प्लान, सारी चीज़ राजवेंद्र का है। उसने ही मुझे ऐसी दवा बनाने को कहा जिसका असर सीधा दिमाग पे हो और उनकी बीती यादें सब खत्म हो जाए। मुझे तो शुरुआत में तो ये इस बात की खबर भी नहीं थी। मुझे तो बाद में पता चला वो दवा उसने आपके पति रुद्र राय चौहान पे इस्तेमाल किया है। वो सबके सामने उनकी पहचान सिद्ध बताया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अन्या को उसके एक एक लफ्ज़ सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में डॉक्टर अवस्थी को घूर रही थी। दुआ और अन्या के ऐसे अंदाज से डरे सहमे डॉक्टर अवस्थी का हाल बेहाल हो चुका था। वो अन्या से अपने जान की भीख मांग रहे थे, पर जैसे अन्या अब उसे भीख देने की इरादा नहीं रखती थी। इस सब के बीच डॉक्टर अवस्थी अपने शोक और दुआ में सांस ना लेने के कारण वहीं बेहोश हो गए। उसे बेहोश देख अन्या एक झटके में अपने चेयर से उड़ती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जियान भी ठीक अन्या के पीछे था। कमरे के ठीक बाहर जैन अपनी टीम के साथ खड़ा था, जो अन्या के निकलते ही उस आग को बुझाने के लिए अंदर चले जाते हैं। अन्या जैन को देख उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जैन, डू एज आई से ऑलरेडी। उस डॉक्टर का क्या किसी को भी इस अब तक नहीं पता चलना चाहिए जो कुछ पल पहले हुआ। अंदर जो हुआ, कुछ भी हुआ, वो पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन जैन हाँ में सिर हिलाता हुआ अपने काम में लग जाता है। अन्या वहाँ से जियान के साथ फ़ौरन निकल जाती है। अन्या ने यह सब सिर्फ डॉक्टर अवस्थी को डराकर सच सुनने के लिए किया था। वो चाहती तो इस आग में भी उस डॉक्टर को एक सदमे में मौत करार कर सकती थी, लेकिन वो इतनी आसान सज़ा इस वक्त देना नहीं चाहती थी और ना ही अपने दुश्मनों को वाकिफ़ करवाना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए रुद्र उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी था। इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया और जैन से कहकर उस केबिन को पहले जैसा कुछ ही पलों में करवा दिया था और साथ ही डॉक्टर अवस्थी को एक इंजेक्शन भी देने को कहा, ताकि जब भी उन्हें होश आए तो ये सब एक सपना या तो दिमाग का एक इल्यूजन लगे। ये सब उन्हें उनके दिमाग का खेल लगना चाहिए, जबकि ये अन्या के दिमाग का अब खेल था। फ्लैशबैक।
अन्या को जब से सिद्ध ही उसका रुद्र की सच्चाई पता चली थी, तब से रुद्र के सीने से लगने के लिए तड़प रही थी। वो बस रुद्र की बाहों में अब खुद को समेटना चाहती थी, पहले जैसा उनकी बाहों में भर अपने सालों का दर्द, तड़प, दुख सब बयां करना चाहती थी। पर जैसे वक्त ने अभी तक अन्या की परीक्षा लेना बंद नहीं किया था और उसे ये पल जीने के लिए अभी और इंतज़ार करना बाकी था। मोहब्बत होती है ऐसे, साथ ही दुनिया का सुकून, दूर को दर्द का फितूर हो और साथ ही वो कर दूर हो जो जन्मों का तड़प हो। अन्या चाहती थी उन बाप बेटे के पल में वो भी शामिल हो पूरे हक से, लेकिन वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी सिवाय रुद्र से उस पल को देख खुश होने के। वो अपने आँखों के बहते आंसू को पोंछ खुद से कहती है, मैंने इस पल के सिर्फ सपने देखे थे रुद्र, कि आप होते तो हमारे बेटे से ऐसे ही खेलते, मैं आप दोनों को यूँ सुकून से निहारती। लेकिन आज सच हो भी कितना अधूरा है, समझ नहीं आ रहा है खुश हूँ या दुखी। आप सामने हैं, इस बात पे यकीन करूँ या आप इस वक्त मेरे साथ नहीं, इस बात पे अफसोस करूँ, क्या करूँ। अन्या खुद से सवाल कर ही रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है, जिससे उसका ध्यान अपने फ़ोन पे जाता है। अन्या जल्दी से अपना फ़ोन निकाल चेक करती हैं और सामने स्क्रीन पर देख वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ खुद को शांत किए फ़ोन पिक कर पाती कि उससे पहले ही रुद्रांश की नज़र अन्या पे पड़ती है। अपनी माँ को वहाँ पाकर रुद्रांश आज दोगुना खुश हो गया था, क्योंकि पहले कभी अन्या के पास उसे यूँ स्कूल से रिसीव करने का वक्त नहीं होता और वो चाहकर भी नहीं आ पाती। शायद ये रुद्रांश की छोटी सी ज़िंदगी का वो पहला पल था जब उसके मम्मा डैडी दोनों उसे यूँ पिक करने आए थे। रुद्रांश अन्या को देख खुशी से भागता हुआ उसके पास आता है और उसके पाँव से लिपट बड़े प्यार से कहता है, मम्मा आप भी आए हो मुझे लेने, देखो डैडी भी आए हैं और डैडी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। रुद्रांश बहुत खुश है मम्मा, वेरी हैप्पी। क्या आप भी उनके साथ आए हो? अन्या अपने बेटे को यूँ देख जल्दी से अपना फ़ोन रख उसके पास नीचे बैठते हुए अपने बेटे का खिला हुआ चेहरा देख मुस्कुरा उठती हैं और उसके माथे पर हाथ फेर कहती हैं, नहीं बेटा, मम्मा डैडी के साथ नहीं आई। फिर उसकी नज़र पीछे से जाते हुए सिद्ध पे पड़ती हैं, इसीलिए वो धीरे से उसके गालों को छूकर कहती हैं, बेबी मम्मा ने आपको समझाया था, मम्मा और डैडी बेबी सीक्रेट। ये सुन रुद्रांश झट से हाँ में सिर हिलाता हुआ अपने होठों पर उंगली रख धीरे से कहता है, सी मम्मा मुझे याद है, गेम ख़त्म होने तक मैं डैडी को डैडी नहीं बोलूँगा। अन्या रुद्रांश के मुंह से यह शब्द सुन खुद को बहुत मजबूर समझती हैं कि अपने बेटे से अपने ही डैड को डैड कहने का हक नहीं दे पा रही हैं। ये हालात थे न जाने कैसे करवा ली हैं। अन्या ये सोचते हुए रुद्रांश के गालों को छूते हुए देख रही थी कि रुद्रांश जल्दी से अपने मम्मा का हाथ पकड़ बड़े क्यूटली कहता है, मम्मा देखो ना, मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आए हैं, चलो ना हम सब घूमने चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। रुद्रांश की बातें सुन अन्या खड़े होते हुए एक नज़र सिद्ध को देख अनजाने भाव लिए पूछती हैं, मिस्टर रहेजा आप यहाँ? ये सुन सिद्ध हाँ में सिर हिलाते हुए कुछ हिचकते हुए कहते हैं, हाँ वो मैं बस गुजर रहा था तो सोचा जूनियर चौहान से मिल लो, मैं बस मिलकर जा ही रहा था। ये सुन रुद्रांश झट से सिद्ध का हाथ पकड़ कहता है, नो नो यू प्रॉमिस मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, आप मत जाओ ना प्लीज़। रुद्रांश के यूँ कहने पर सिद्ध उसे देखते रह गया। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो इस छोटे से बच्चे का दिल तोड़ दे और न ये समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। अन्य सिचुएशन देख सिद्ध के कुछ कहने से पहले ही रुद्रांश को अपने गोद में उठा लेती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, बेबी आप तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, आपके फ्रेंड को जाना होगा, उन्हें भी तो ढेर सारा बेबी आप तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, आपके फ्रेंड को जाना होगा, उन्हें भी तो ढेरों सारे काम होंगे ना मम्मा के जैसे, बट आज मम्मा फ्री हैं अपने बेबी के लिए, तो आज मम्मा और बेबी ढेर सारी मस्ती करेंगे, ओके। ये सुन थोड़ा मायूस हो जाता है। वो मायूसी भरी नज़रों से
सिद्ध को ताकते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अन्या कहती हैं, गुड बॉय, लेट्स गो। आज मम्मा और रुद्रांश फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल का जिक्र सुन रुद्रांश थोड़ा हैप्पी हो गया था और झट से अपना सिर हिला दिया। अन्या ये देख सिद्ध को एक नज़र देख वहाँ से जाने लगती है। रुद्रांश अन्या के गोद में हुए पीछे मुड़कर सिद्ध को देख थोड़े मासूमियत से बाएं में हाथ हिलाता है। ये देख सिद्ध उसे मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है, लेकिन रुद्रांश यूँ उदास चेहरा उसे देखा नहीं जा रहा था। वही अन्या बहुत मुश्किल था। बाप बेटे को वो अलग नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। हालातों के आगे मजबूर थी और जज्बातों में अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो रुद्रांश का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्क में ले आई, जहाँ मौसम काफ़ी सुहाना था, जैसे बारिश होने को था। रुद्रांश थोड़ा उदास था, इसीलिए अन्या उसे चेयर करने के लिए फुटबॉल उसके पास करते हैं। कुछ ही पलों में रुद्रांश को मज़ा आने लगा और वो भी खेलने लगा। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। ये देख अन्या रुद्रांश को चलने का कहती हैं कि रुद्रांश मना करते हुए कहता है, नो मम्मा, अभी अभी तो आए हैं। अन्या उसकी बात सुन कहती है, बेबी आप बीमार पड़ जाओगे ऐसे, अभी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। ये सुन रुद्रांश अपने सिर पर हाथ रख के कहता है, ओहो मम्मा, रुद्रांश इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, कुछ नहीं होगा। चीची माँ ने इतना सारा मिल्क पिलाया है मुझे। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बॉय। और आप डर रहे हो ना रुद्रांश से हार जाओगे, क्योंकि मम्मा को फुटबॉल खेलनी नहीं आती। इतना बोल रुद्रांश झट से फुटबॉल मारता है, जो अन्या के साइड से चला जाता है। ये देख अन्या अपने कमर पर हाथ रख कहती है, अच्छा बच्चू, मम्मा को नहीं आता, अब दिखाती हूँ मैं मम्मा का मैजिक। इतना बोल अन्या अपने सैंडल उतार साइड में फेंक देती हैं और रुद्रांश के साथ खेलने लगती हैं। अब बारिश भी शुरू हो गई थी, पर अब दोनों को इस बात की परवाह नहीं थी। रुद्रांश और अन्या को यूँ मस्ती करते हुए देख रहे थे। रुद्रांश हारने लगा तो वो अपने कमर पर हाथ रख मुंह बनाकर कहते हैं, मम्मा अब चीटिंग कर रहे हो। अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चू, अब मम्मा जीत रही हैं तो चीटिंग कर रही हैं। आप ये क्यों नहीं कहते मम्मा से हार गए आप। ये सुन रुद्रांश मुँह सिकोड़ अपनी कॉलर उचकाकर कहता है, रुद्रांश रुद्रराय चौहान किसी से नहीं हारता। रुद्रांश का वो लुक देख अन्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना सिर हिलाते हुए खुद कहती हैं, हार तो मानोगे नहीं, क्योंकि अपने डेढ़ पे जो गए हो, जिद्दी। अन्या अपने ख्यालों में थी कि तभी रुद्रांश तेजी से बोल अन्या की तरफ फेरता हुआ उसे आवाज़ देता है। ये सुन अन्या अपने होश में आते हुए जैसे बॉल के पास आगे बढ़ती को होती है कि तभी पीछे से कीचड़ में उसका पाँव फिसल जाता है और वो जैसे गिरने को होती हैं कि दो मजबूत बाहें उसे हवा में ही थाम लेती हैं। तो दोस्तों, अन्या को किसने थामा होगा, हम जानेंगे अगले भाग में। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि रुद्र का सच हमें जानना है, तो आप बताइए कमेंट में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।